नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक विचारक के बारे में जो पिछले कुछ वर्षों में वापिस से महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। यह मूलतः एक समुदायवादी विचारक है और जैसा आप लोग जानते हैं कि समुदायवाद 1980 और 90 के दशक में बहुत ही सशक्त विकल्प, उदारवाद के सशक्त विकल्प के रूप में सामने आया था। लेकिन 2000 तक आते आते समुदायवाद क्षीण पड़ गया और उसका सबसे बड़ा कारण था कि समुदायवाद के जो तर्क थे उन्हें उदारवादियों ने स्वीकार कर लिया और अपने में समाहित कर लिया और इसलिए समुदायवाद एक अलग अस्तित्व नहीं बना रह सका, कमज़ोर पड़ गया और इसलिए जो समुदायवादी विचारक थे वो भी इस अर्थ में कम महत्वपूर्ण बनते गए। लेकिन कुछ समुदायवादी विचारक हैं जिन्होंने अपना नया रास्ता भी चुना, इस अर्थ में कि वो नई समस्याएं, नए जो फिनोमिनन जिसे कहते हैं राजनीतिक घटनाएं, प्रघटनाएं, उनका अध्ययन करके नए प्रकार के विचार देने लगे और उन्होंने अपने आप को पुनः मेन स्ट्रीम में स्थापित कर दिया। जैसे एक विचारक हम जिसके बारे में बात करेंगे बाद में, माइकल सैंडल, वह समुदायवादी था। उसने जॉन रॉल्स की आलोचना की थी न्याय के सिद्धांत की। बाद में उसने अपने न्याय का स्वयं का सिद्धांत निर्मित किया और पिछले 15-20 वर्षों में वह विश्व में सब जगह पर अपने न्याय और नैतिकता के आधार पर अपने आप को एक विचारक के रूप में स्थापित कर चुका है और उसकी बहुत डिमांड है। आज हम जिस विचारक की बात करेंगे वो एक कैनेडियन विचारक है जिसका नाम है चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर एक दार्शनिक है मूलतः। माइकल सैंडल एक राजनीतिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, लेकिन चार्ल्स टेलर एक दार्शनिक है, कैनेडियन दार्शनिक है और उसने राजनीति के बारे में भी अपने विचार दिए हैं और इसलिए वो समुदायवादी होते हुए भी आज वापस से कुछ नए विचारों के कारण से पुनः स्थापित हो चुका है मेन स्ट्रीम के अंदर और राजनीति विज्ञानी भी उसकी बात करने लगे हैं। वैसे तो उसकी बहुत सी किताबें हैं, बहुत से प्रकार के विचार हैं, दार्शनिक है, इसलिए उसने कई तरह की बातें कही है जो हमारे लिए उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, दर्शन में महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अगर उसको संक्षिप्त में समझना चाहें तो उसके 4 बिंदु हैं, ये 4 अवदान हैं, कंट्रीब्यूशन है, जिसके आधार पर हम उसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। पहला है कि वह प्रकृतिवाद के विरुद्ध है। अब प्रकृतिवाद क्या होता है? प्रकृतिवाद दर्शन के क्षेत्र में वह स्थापना है, वह मान्यता है जिसके अनुसार केवल प्राकृतिक नियम और जिन पर विज्ञान आधारित है ऐसे सार्वभौमिक नियम ही ऐसे होते हैं जिसके बारे में बहस की जानी चाहिए। वह परालौकिक या ऐसे नियम या ऐसी बातें जो तर्क पर खरी नहीं उतरती, जो विवेक पर खरी नहीं उतरती, जिनको प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, उनको वह नहीं मानते हैं। और ये एक रूप में एक विचार आपने सुना होगा जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में या जिसे वियना सर्किल जिसे कहा जाता है उसमें सामने आया था। तो उसी का एक दार्शनिक स्वरूप है ये नेचुरलिज्म, जो सिर्फ प्रकृति में विश्वास करता है या प्राकृतिक नियमों में विश्वास करता है। चार्ल्स टेलर ने इसके विरुद्ध बहुत कुछ लिखा है। वो मानता है कि विश्व, ब्रह्मांड, मानव समाज केवल प्रकृति जिन नियमों से समझी जा सकती है उनसे नहीं समझा जा सकता। मनुष्य को उनसे नहीं समझा जा सकता क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो विवेक से परे होती है, जिनको विवेक से नहीं समझा जा सकता, लेकिन वो समय समय पर समाज में महत्वपूर्ण बनती है और समाज को दिशा देती है, समाज की दिशा का निर्णय लेती है और समाज में बड़े परिवर्तन भी करती है।
इसलिए अपने आप को केवल ऐसे सिद्धांतों नियमों तक सीमित रखना जो कि विवेक पर खरे उतरते हो। चार्ल्स टेलर का कहना है कि इससे हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं। हमारी क्षमताएं असीमित हैं, लेकिन हम उसके केवल एक हिस्से को ही महत्व दे रहे हैं, जो कि विवेक का, जिसे हम विवेक कहते हैं। ये पहला पॉइंट उसका है। दूसरी उसका उदाहरण है, वह एक समुदायवादी है, और समुदायवादी होने के नाते वह जो मूलभूत उदारवादी हैं, जिन्हें हम उदार समतावादी भी कहते हैं, जैसे जॉन रॉल्स है, वॉरकिन है, दूसरे और भी कुछ लोग हैं, तो उनकी आलोचना इस आधार पर करता है ये। आप जॉन लॉक से लेकर रॉल्स तक की जो सारे व्यक्तिवादी हैं, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को मानते हैं कि स्वनिर्मित है, अनएनकम्बर्ड सेल्फ जिसे कहा जाता है। चार्ल्स टेलर अन्य समुदायवादियों की तरह, जिसमें मैकेंटायर भी है, जिसमें वॉल्जर भी है, जिसमें मैंने बताया माइकल सैंडल भी है, ये सब लोग मिलकर इस बात की आलोचना करते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अनएनकम्बर्ड सेल्फ नहीं है, यानी केवल स्वयं के द्वारा निर्मित नहीं है, उस पर समाज का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के किसी भी अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, नागरिकता की बात करें, तो हमें समाज को भी महत्व देना होगा, समाज को भी याद करना होगा। केवल व्यक्ति पर आधारित सिद्धांत सही सिद्धांत नहीं हो सकते, अधूरे सिद्धांत होंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात वो कहता है, और जो जिसके कारण से वो आजकल बड़ा लोकप्रिय है, जो दो बातें अब हैं, ये दो बातें मैंने बताई जो आपकी पुरानी है, अब जिसके कारण से वो लोकप्रिय है और उस पर बहस हो रही है, उसमें से एक बात ये, तीसरी बात, कि वह उदारवाद में समूहों के हित की बात भी करता है। यानी ये बात आरंभ होती है बिल किमिल्का से, जिसने मल्टीकल्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी कैनेडियन है, कि बहुसंस्कृतिवाद, और उसने कहा था कि एक उदारवादी समाज में बहुत सी संस्कृतियां हो सकती है अमेरिका में, कनाडा में, और वो बहुत सारी संस्कृतियां साथ में मिलकर रह सकती है अपनी अपनी विशिष्टता को बनाए रखते हुए। अब उदारवाद का जो क्लासिकल सिद्धांत है, उसमें तो केवल व्यक्ति के हित की बात की गई है, व्यक्ति को ही माना गया है कि व्यक्ति ही सच्चाई है, बाकी सब कृत्रिम है, वही नेचुरल है, व्यक्ति ही नेचुरल है, जो हॉब्स ने भी कहा था। तो उसमें समूह के हितों की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि समूह नेचुरल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लिबरल थियरी। ठीक है। चार्ल्स टेलर कहता है कि नहीं, ये गलत है। वो बिल किमिल्का कहता है ये गलत है। हम बहुत से संस्कृतियाँ होती है जो स्वाभाविक है, वो उतनी नेचुरल जितना कि व्यक्ति नेचुरल होता है, और उन्हें उदारवादी राज्य में जगह मिलनी चाहिए। चार्ल्स टेलर उसको आगे बढ़ाता है तर्क को, और वो कहता है कि जो समूह हैं, विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक समूह हैं समाज में, वो अल्पसंख्यक चाहे तो संख्या की दृष्टि से हो, इस संख्या की दृष्टि से तो हैं ही, वो चाहे जाति पर आधारित हो, धर्म पर आधारित हो, जेंडर पर आधारित हो, रेस पर आधारित हो, एथनिसिटी पर आधारित हो, किसी भी देश में जो अल्पसंख्यक समूह है वह केवल सहानुभूति और सहनशीलता नहीं चाहता, किससे? जो बहुसंख्यक है उससे। यानी बहुसंख्यक कहता हाँ ठीक है, आप अल्पसंख्यक हो, आपको हम बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं। चार्ल्स टेलर कहता है कि अब उनकी डिमांड है, उसने पुस्तक लिखी है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, अभी हाल ही में एग्जाम में भी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें एक सवाल, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, यानी वह मान्यता चाहता है। अल्पसंख्यक कहता है कि हमने भी समाज में बहुत सी अवदान दिया है, बहुत सा कंट्रीब्यूशन किया है, उस कंट्रीब्यूशन को हमें का रिकॉग्निशन हमें चाहिए। हम दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हैं, हम सेकेंड हैंड सिटीजन नहीं हैं, हमने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया जितना कि बहुसंख्यक समाज ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में किया है। इसलिए अब पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन वर्सेस
पॉलिटिक्स ऑफ टॉलरेंस, इस पर बहस बहुत से देशों में चल रही है कि विशेष रूप से पश्चिम देशों में, कि कितना रिकॉग्निशन, कितनी मान्यता इनको दी जानी चाहिए। और उस मान्यता का एक पक्ष ये है कि क्या एक सेक्युलर स्टेट एक ग्रुप की अस्तित्व को नेचुरल रूप में स्वीकार करेगा कि वो स्वाभाविक है, जैसे व्यक्ति स्वाभाविक होता है। तो अगर वो स्वाभाविक है तो उसका जो हित है वो इस बात पे भी हो सकता है कि वो अपने समूह के अंदर एक विशेष प्रकार की संस्कृति को रखता हो, जिससे उसकी विशिष्टता बनी रह सके। और वो चाहता है कि सेक्युलर स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करे कि उसने कंट्रीब्यूट वो समाज में कर रहा है, समाज में उसकी योगदान है। अब वो अपने समाज में क्या करता है, अपनी संस्कृति में क्या करता है, इसको वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसे उसका एक उदाहरण है कॉन्क्रीट, जैसे हम जानते हैं कि फ्रांस में इस पर बहुत बहस चल रही है कि बुर्का पहनना क्या मुस्लिम्स का एक स्वाभाविक अधिकार है महिलाओं का, क्योंकि वह अल्पसंख्यक समूह जो मुस्लिम्स का है वो मानता है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और लिबरल स्टेट मानता है कि यह लिबरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, क्योंकि लिबरल प्रिंसिपल्स में जेंडर को महत्व नहीं दिया जाता। स्त्री पुरुष दोनों समान है, दोनों स्वतंत्र है, दोनों हर प्रकार के कपड़े पहनने को, हर प्रकार का खाने को, हर प्रकार से बातचीत करने को स्वतंत्र होते हैं, समान है। और ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति में ऐसा है। तो चार्ल्स टेलर का कहना है कि इसको ये पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन है। वो कहते हैं इस बुर्के को मान्यता दीजिए मुस्लिम्स के लिए, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। हमारे कंट्रीब्यूशन फ्रांस को आगे बढ़ाने में कितना है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को से छेड़खानी मत कीजिए। और दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ टॉलरेंस, कि हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं, ये हमारी जो उदारवादी जो राजनीतिक संस्कृति है उसके विरुद्ध है, और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहस आज बहुत ज़्यादा पश्चिमी देशों में चल रही है और इसमें चार्ल्स टेलर इसलिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। चौथा और अंतिम उसका है, वो उसकी पुस्तक है ए सेक्युलर एज, मेरे पास है वो, मैं पढ़ रहा था इसको भी। सेक्युलर एज, इसमें उसने ये आर्ग्यू किया, अभी नई किताब आई है इसकी ये, इसमें इसने तर्क दिया है किसके विरुद्ध, इसने तर्क दिया है मैक्स वेबर के खिलाफ। मैक्स वेबर ने कहा था कि जो जो आधुनिकता आएगी वैसे वैसे धर्म का महत्व कम होता जाएगा, क्योंकि आधुनिकता विवेक पर आधारित है और धर्म अविवेक पर आधारित है, श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। इसलिए जो जो समाज आधुनिक बनेगा धर्म का महत्व कम होता जाएगा। ये उसकी थीसिस थी 20वीं शताब्दी के आरंभ में। चार्ल्स टेलर अब कहता है 21वीं शताब्दी में कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो रहा है लेकिन नहीं हुआ है। क्या हुआ है वास्तव में? जो नहीं हुआ है वो ये है कि जो सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस बताया था मैक्स वेबर ने, यानी धर्मनिरपेक्षीकरण समाज का होता जाएगा, वो वैसा नहीं हुआ है जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। किसने? मैक्स वेबर ने। आज हम समाज को देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज धर्म ने अपना स्वरूप बदल लिया है। धर्म सेक्युलर नहीं हुआ है, धर्म समाप्त नहीं हुआ है, धर्म अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है, अलग अलग सेक्ट्स में सामने आ रहा है। जैसे उदाहरण लें हम हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म का जो परंपरागत जो हिंदू धर्म है वो तो है ही जो चल रहा है। आप देखेंगे इसके नए नए सेक्ट सामने आए जो कि पश्चिम में भी लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसे हरे कृष्ण मूवमेंट। अब हरे कृष्ण मूवमेंट कितना हिंदूवादी है कितना नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो परंपरागत बहुत सी बातों को स्वीकार नहीं करता है, हिंदुओं की कुछ बातों को स्वीकार करता है। तो ये क्या है? ये चार्ल्स टेलर के अनुसार धर्म का स्वरूप का परिवर्तन है, धर्म के स्वरूप में परिवर्तन होता जा रहा है, नए नए धर्म आ रहे हैं और कहीं पर वो धर्म को वापस से पुनरुत्थान भी हो रहा है, यानी नए स्वरूप में वो वापस से तेज़ी से सामने आ रहा है। और कहीं पर रिवाइवलिज्म भी हो रहा है, जैसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं तो रिवाइवलिज्म की बात की जाती है। हिंदू फंडामेंटलिज्म की बात करें तो कहेंगे रिवाइवल कर रहे हैं वापस से, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की बात करें तो रिवाइवल कर रहे हैं। तो कुछ तो जगह पर वापस से स्थापित किया जा रहा है जो क्लासिकल या बहुत पुराना धर्म का जो आधार था जिसमें धर्म आए थे
उन मान्यताओं को, और कुछ जगह पर नए फॉर्म में सामने आ रहा है। लेकिन दोनों का मतलब यह है कि धर्म समाप्त नहीं हो रहा है। आधुनिकता के साथ धर्म ने अपने आप को सामंजस्य बना लिया है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है जिसको चार्ल्स टेलर बताता है, हेबरमास भी इसके बारे में बात करता है कि धर्म और आधुनिकता साथ साथ चल सकते हैं। जैसे हमने देखा कि भारत में वैज्ञानिक जब चांद पे जाने के लिए अपोलो को और इसको छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, मुहूर्त देखते हैं। अब आप बताइए, चांद पर भेजने वाले यान को स्टार्ट करने के लिए आप मुहूर्त देख रहे हो या नारियल फोड़ रहे हो, तो ये दोनों कॉम्पेटिबल कैसे हैं? लेकिन जैसे चार्ल्स टेलर कहता है, ये कॉम्पेटिबल हो चुके हैं। आज दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो ये 4 बातें चार्ल्स टेलर की है, जिसके कारण से वो एक महत्वपूर्ण विचारक है। और लास्ट की 2 बातें तो वो है जो आज सबसे ज़्यादा जिस पर बहस हो रही है। क्या क्या 4 बातें हैं, वापस से समरी कर सकते हैं हम। पहली बात, वह प्रकृतिवाद के विरुद्ध है। वह ऐसी बातों को भी मानता है जो विवेक पर खरी नहीं उतरती है, लेकिन वो महत्वपूर्ण हो सकती है समाज के लिए और व्यक्ति के लिए। दूसरा, वह समुदायवादी है और व्यक्ति के अनएनकम्पर्ड सेल्फ, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल स्वयं से बनता है, इसको स्वीकार नहीं करता है, समाज के प्रभाव को भी स्वीकार करने पर बल देता है। तीसरा, वह उदारवादी राज्य में समूहों की हितों की बात भी करता है और मानता है कि ये कॉम्पेटिबल है, संगत है उदारवादी सिद्धांत के, कि व्यक्ति के हित तो हैं, समूह भी प्राकृतिक होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, इसलिए उनके हितों को भी उदारवादी सिद्धांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। और इसमें वो अल्पसंख्यकों के लिए कहता है कि इन्हें हमें रिकॉग्निशन, मान्यता देनी होगी, केवल इन्हें सहानुभूति या सहनशील होने के तक ये सीमित नहीं रह सकते अब। और चौथा है कि आधुनिकता और धर्म दोनों का अस्तित्व बना हुआ है और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, चलते रहेंगे। इसमें थोड़ी सी आधुनिकता अपने आप को परिवर्तित करेगी, थोड़ा सा धर्म अपने आप को परिवर्तित करेगा। इन बातों से हम देख सकते हैं कि चार्ल्स टेलर कितना महत्वपूर्ण विचारक है, दर्शन के क्षेत्र में भी और हमारे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी। नमस्कार।